नमस्कार, एएनबी सुपरफास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कर्ण जोशी। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ। राजस्थान में सत्ता डामाडोल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र अपने अपने स्टैंड पर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विधानसभा सत्र सोमवार को बुलाया जाए ताकि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाएं। वहीं राज्यपाल की दलील है कि उन्हें किसी फैसले पर पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वहीं इस बीच शुक्रवार देर रात तक सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते रहे और कानूनी विकल्पों और सियासी हथियारों पर गंभीर मंत्रणा की। सीएम ने अपने सामने एक कुनबे को एकजुट रखने की चुनौती है। दरअसल अशोक गहलोत को डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्लोर टेस्ट में देरी हो तो 2-4 विधायक हाथ से खिसक जाएं। इसलिए वह फ्लोर टेस्ट करके डंके की चोट पर अपनी सीएम की कुर्सी को संवैधानिक मान्यता देना चाहते हैं। वहीं इससे पहले शुक्रवार रात लगभग 10:15 बजे जयपुर में सीएम आवास पर राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई। रात 12:30 बजे तक चले इस मीटिंग का एक ही एजेंडा था कि सरकार को कैसे बचाया जाए। राजभवन में कांग्रेस विधायकों के धरने पर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा। कलराज मिश्रा ने कहा कि आप और आपका गृह मंत्रालय राज्यपाल की सुरक्षा भी नहीं कर सकता है क्या? राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आपका क्या मत है? राज्यपाल ने कहा कि इससे पहले मैं विधानसभा सत्र के संबंध में विशेषज्ञों से चर्चा करता। आपने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि राजभवन का घेराव होता है तो यह आपकी जिम्मेदारी नहीं। कलराज मिश्र ने कहा कि मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नहीं सुना। सीएम को लिखे खत में कलराज मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल की सुरक्षा के लिए किस एजेंसी से संपर्क किया जाना चाहिए? क्या यह एक गलत प्रवृत्ति की शुरुआत नहीं है जहां विधायक राजभवन में विरोध प्रदर्शन करते हैं? अपने पत्र में कलराज मिश्रा आगे लिखते हैं कि राज्य सरकार के जरिए 23 जुलाई की रात को विधानसभा के सत्र को काफ़ी कम नोटिस के साथ बुलाए जाने की पत्रावली पेश की गई। पत्रावली का एनालिसिस किया गया, कानून विशेषज्ञों से सलाह ली गई। वहीं कलराज मिश्रा ने कहा कि शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाए जाने के लिए ना तो कोई कारण दिया गया है और ना ही कोई एजेंडा प्रस्तावित किया गया। सामान्य प्रक्रिया में सत्र बुलाए जाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को सभी विधायकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने शुक्रवार को राजभवन में धरना दिया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधायकों से बात भी की। उन्होंने कहा कि आपकी मांग हमने सुन ली है, पर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का टकराव नहीं होना चाहिए। सीएम गहलोत ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल हमारे संवैधानिक मुखिया हैं, हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की है। कहने में संकोच नहीं कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले में बाउंड होते हैं कि हमें किसी भी रूप में उसे मानना है और विधानसभा का सत्र बुलाना है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि देश में संविधान और कानून का शासन है। सरकारें जनता के बहुमत से बनती हैं और चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि देश की सच्चाई सामने आए।
वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। पूनिया ने राहुल गांधी को आपातकाल की बातें याद करने के साथ 91 बार संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का इतिहास भी याद दिलाया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को राजस्थान सरकार को गिराने के बजाय बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए असम का दौरा करना चाहिए। तरुण गोगोई ने ट्वीट कर लिखा कि बाढ़ और कटाव की वजह से असम कठिन दौर से गुजर रहा है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान सरकार को गिराने के बजाय बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए असम का दौरा करना चाहिए। इससे जाहिर है कि बीजेपी सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। असम के 33 में से 28 जिले पानी है और ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 99 हो गया है, जबकि 25 लाख से ज़्यादा आबादी इस संकट से जूझ रही है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद समस्तीपुर के कल्याणपुर के 4 पंचायतों में लोगों को भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बागमती नदी ने उन पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं स्कूल। सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग जुगाड़ वाले नाव से सामानों को ढो रहे हैं और उसे आवाजाही में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बागमती नदी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है। इस बीच समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड की 5000 से अधिक की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। इस बाढ़ के पानी में प्रचंड के गोवर चट्टा का सरकारी मिडिल स्कूल डूब गया है। यहाँ बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया है। कई जगहों पर सड़क के ऊपर पानी आ गया, जिससे लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। यूपी के गोंडा से अगवा हुए एक व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। इस घटना में 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाली एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अपहरण की वारदात सामने आने के बाद कुछ ही घंटों बाद यूपी पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ की भी खबर रही। वहीं दूसरी तरफ सकुशल रिहाई कराने वाली एसटीएफ की टीम को सरकार ने 2 लाख का इनाम दिया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने की भी खबर रही। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने घटना के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव और दीपू कश्यप घायल हुए। यूपी का एक और शातिर बदमाश पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक 1 लाख का इनामी बदमाश टिंकू कपाला एसटीएफ के साथ हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ और टिंकू कपाला के बीच ये एनकाउंटर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिला बाराबंकी में हुआ। बाराबंकी के सतरिक इलाके में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी टिंकू कपाला को मार गिराया। वही जानकारी के मुताबिक कई सालों से टिंकू कपाला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। टिंकू कपाला दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट जैसी तमाम वारदातों को अंजाम दे चुका था। उस पर लूटपाट, डकैती, हत्या की कोशिश, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज थे। टिंकू कपाला लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र का ही निवासी था। उस पर लखनऊ के विभिन्न थानों में गंभीर मुकदमे दर्ज थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एमपी के गवर्नर पद की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 21 जुलाई को निधन हो गया था। अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जब तक मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाते तब तक
आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश के गवर्नर का पद भी देखेंगी। दरअसल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 21 जुलाई को निधन हो गया था। 85 वर्षीय लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे। उनका इलाज लखनऊ के एक अस्पताल में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस दौरान तीनों राज्य मसलन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,37,022 पहुंच चुका है। शुक्रवार को देश में लगातार दूसरे दिन 48,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 48,895 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुरुवार को देश में 48,446 मरीज मिले। वहीं राहत की बात है कि अब तक 8,50,107 लोग ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 32,514 लोग बीमारी से रिकवर हो गए। वहीं 761 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा भी 31,000 के पार हो गया। अब तक 31,406 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,55,099 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,615 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में शुक्रवार को 278 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 3,57,117 हो गए, जिनमें 1,99,967 रिकवर और 13,132 मौतें शामिल हैं। उधर मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,057 नए मामले सामने आए, जबकि इस महामारी से 54 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,06,980 हो गए। इसके अलावा शहर में अब तक 5,984 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे और बेंगलुरु में कोरोना वायरस के केसों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों शहरों में रोज जितने लोग रिकवर हो रहे हैं, उसकी तुलना में रोज 4 गुना नए केस आ रहे हैं। इनका रिकवरी रेट भी काफ़ी निराशाजनक है। शुक्रवार तक पुणे का रिकवरी रेट 35%, जबकि बेंगलुरु का 23% और इसके उलट कोरोना का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत करीब 60% है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को 4 आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जो कि दवाओं की कीमतों में कमी लाने से संबंधित थे। अमेरिका में अब डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवाओं को खरीदने पर अमेरिकियों को कम पैसे खर्च करने होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने यह अहम फैसला इस वक्त इसीलिए किया क्योंकि चुनाव से ठीक पहले वो कोरोना महामारी को ठीक ढंग से काबू में ना कर पाने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि एक आदेश कनाडा जैसे देशों से सस्ती दवाओं के कानूनी आयात के लिए अनुमति देगा, जबकि दूसरे आदेश से दवा कंपनियों की तरफ से छूट मिलेगी जो बिचौलियों से होते हुए रोगियों तक जाएगी। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन के साथ भी चीन की तकरार बढ़ती जा रही है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने गुरुवार को लद्दाख में चीन की गतिविधि को चिंताजनक करार दिया तो चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चीनी राजदूत सन वेइदोंग ने कहा कि चीन पर ब्रिटिश उच्चायुक्त फिलिप बार्टन का बयान गलतियों और फर्जी आरोपों से युक्त है। भारत में चीनी राजदूत वेइदोंग ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों के पास अपने मतभेद सुलझाने के लिए पर्याप्त सूझबूझ और क्षमता है।
वाइदोंग ने कहा कि भारत चीन के विवाद में किसी तीसरे पक्ष को दखल देने की जरूरत नहीं है। दरअसल ब्रिटिश उच्चायुक्त फिलिप बार्टन ने गुरुवार को भारत चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशों का स्वागत किया था। हालांकि बार्टन ने यह भी कहा था कि हांगकांग और LAC में चीन की कार्रवाई चिंताजनक है। उन्होंने शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिमों के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भी चीन की आलोचना की। बार्टन ने कहा कि ब्रिटेन चीनी गतिविधियों से उपजी चुनौतियों से पूरी तरह से अवगत है और उनसे निपटने के लिए अपने करीबी सहयोगी अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। दुनिया भर से समुद्री जीवन के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आती हैं जिनकी हमने कई बार कल्पना भी नहीं की होती। सोशल मीडिया पर आपने अनोखे विशाल समुद्री जीव के ऐसे कई वीडियोज़ और तस्वीरें देखी होंगी जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल होती हैं। ऐसा ही एक अनोखा समुद्री जीव समुद्र में दिखाई दिया जिसे देखकर सब दंग रह गए। इंडोनेशिया के बीच पर एक नीली व्हेल बहकर आई जिसे देख सब चौंक गए। इस विशाल समुद्री जीव की लंबाई 75 फीट थी। इस नीली व्हेल के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोगों ने जब उसकी जांच की तो पाया वह मर चुकी थी। बंगाल में जनता की लापरवाही देखने के बाद प्रशासन को मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ा और इस बार महकमा पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। लॉकडाउन के कारण बंगाल में पसरे सन्नाटे की तस्वीरें सामने आई। वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 को पार कर गई। बीते 24 घंटों में 2,216 पॉजिटिव केस और 35 लोगों की मौत हो गई। राज्य की राजधानी कोलकाता में ही 19 लोगों की मौत हो गई। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में हर हफ्ते 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर आज और 29 जुलाई को कोलकाता हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन निलंबित रहेगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उनका कहना है कि 2 दिन उड़ानों का संचालन नहीं होगा। कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया। दिल्ली के तुगलक इलाके में एस्टेट में सरकारी कोठी नंबर 61 में गोली लगने से 2 CRPF जवानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तुगलक रोड थाने की पुलिस को जानकारी मिली कि लोधी स्टेट के 61 नंबर कोठी में कई राउंड फायरिंग हुई। यह खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां CRPF का एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ज़मीन पर पड़े थे। उन्हें गोली लगी हुई थी और उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं जानकारी के मुताबिक CRPF के सब इंस्पेक्टर करनैल सिंह ने इंस्पेक्टर दशरथ सिंह को गोली मारी और फिर सब इंस्पेक्टर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर का संजीत हत्याकांड इन दिनों पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले में पुलिस सवालों के घेरे में आ रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा के रहने वाले लैब टेक्नीशियन संजीत यादव हत्याकांड में फिरौती के 30 लाख रुपए दिए जाने की जांच सरकार ने ADG PHQ BP जोगदंड को सौंपी है। वहीं इस कड़ी में ADG ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। SSP कानपुर दिनेश कुमार ने भी उनके साथ थे। SSP ने बताया कि संजीत की बॉडी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही बॉडी बरामद कर ली जाएगी। यूपी के हापुड़ में एक पिता ने अपने ही बेटे की बदमाशों को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवा दी। दरअसल पिता बेटे के महंगे शौक और
शराब पीकर घर पर मारपीट करने से परेशान था। पुलिस ने पिता के साथ दोनों हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने 1,30,000 रुपये बरामद किए। यूपी के सहारनपुर में हथियारों से खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हथियार से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। तो वहीं कर्नाटका में आशा कर्मचारियों का धरना बीते दिन भी जारी रहा। ज़रूरी मांगों को लेकर कर्नाटका की आशा कर्मी धरना दे रही थी। इसी क्रम में शिवामोगा में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर आशा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन वेतन तय करने और आवश्यक सामान मुहैया कराने को लेकर किया गया। आशा कर्मियों के मुताबिक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई, ना ही सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए और ना ही समय पर वेतन दिया गया। सभी ने जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से अपील की। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार VSRCP के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। लोगों को राहत देने के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही। उनकी मांग है कि गरीबों को 5,000 रुपये की तत्काल राशि प्रदान की जाए। मौसमी उतार चढ़ाव के भी सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन तक राजधानी दिल्ली में फिर से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। संभावना है कि दिल्ली के साथ इससे सटे NCR के शहरों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। यूपी के हापुड़ में कोरोना वायरस महामारी में आर्थिक तंगी से जूझ रही यात्री और माल वाहन स्वामियों का ARTO विभाग की ओर से करोड़ों रुपए का टैक्स माफ़ किया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान 7,741 वाहनों का करोड़ों रुपए का टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा, जिसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए। आज नाग पंचमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के प्रमुख शिवालयों और नाग मंदिरों में नाग देवता की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि नाग पंचमी पर शेषनाग, वासुकी समेत 12 प्रकार के नागों की पूजा की जाती है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो गई। फिल्म रिलीज़ होने के साथ ही लोगों ने फिल्म देखनी शुरू कर दी और लोग फिल्म देखकर काफ़ी इमोशनल हो गए। फिल्म को अच्छे रिव्यू भी मिल रहे हैं। लोगों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।